स्ट्रक्चरल रीजन। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल वाले फैक्टर्स में क्या क्या देखे थे हम लोग कल, जरा बताओ। जो एग्रीकल्चर के प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स थे उसमें हम लोग ने देखा था ना, भौतिक कारक, संस्थागत कारक, संरचनात्मक कारक। संरचनात्मक कारक में क्या देखे थे? सिंचाई। तो एक तो सिंचाई है, तो बिहार में सिंचाई सुविधाओं का अभाव। आप चले जाओगे सारण का जो क्षेत्र है बहुत उपजाऊ मिट्टी है, सारण में सारण, सिवान, गोपालगंज, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। लेकिन सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण क्या है कि आज भी इन क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पर निर्भर है। और इसी कारण से क्या है कि सारण, सिवान, गोपालगंज के अधिकांश लोग क्या है बाहर चले जाते हैं। मानसून अच्छी रही तो धान वगैरह थोड़ा बहुत हुआ, गेहूं हुआ, अदरवाइज समाप्त हो जाता है। तो यहां पर क्या है कि जो संरचनात्मक कारण है उसमें सिंचाई सुविधाओं का अभाव, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई सुविधाओं का अभाव। ठीक है। अब ये कहोगे कि प्राकृतिक कारण जो देख रहे थे, तो प्राकृतिक कारण हम लोग क्या देखे थे? मानसून पर निर्भरता। लेकिन जब सिंचाई सुविधाओं का अभाव यानी लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज की बात करेंगे तो ये कौन से कारण में आ जाएगा? संरचनात्मक कारण में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सिंचाई सुविधाओं के अभाव, इसके कारण क्या है कि मानसून पर बहुत ज्यादा निर्भरता हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, उन्नत बीज की कमी, लैक ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। उन्नत बीज की कमी, उन्नत बीज की कमी, तो मालूम है कि एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा जो रोल है वह तुम्हारा रोल क्या है? सीड्स का है, बीज का है। और बिहार में अब जाके थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। पहले एक बिहार बीज निगम लिमिटेड था, वह बिल्कुल काम नहीं करता था, पटना में इसका हेडक्वार्टर था, जाके बाद में गवर्नमेंट उसको समाप्त कर दिया। अब जाकर के किसानों को थोड़ी बहुत अच्छी मात्रा में बीज मिलने शुरू हो गई है, लेकिन आज भी बीज की बहुत किल्लत है। और करते क्या है, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बिहार में परंपरागत रूप से एग्रीकल्चर करते हैं। मान लो कि किसी के धान हो रहा है तो धान में से कुछ बीज क्या होता था, रख दिया जाता है बीज के लिए। गेहूं में से कुछ गेहूं को रख दिया जाएगा, मटर में से कुछ मटर को रख दिया जाएगा। ये क्या है? एक तरह से परंपरागत एग्रीकल्चर है। इससे तुम्हारा धान का उपज बढ़ेगा नहीं, बल्कि जितना पिछले साल हुआ था वैसे ही होता रहेगा। दो चीज यहां पर ध्यान रखना, एक होता है प्रोडक्शन और दूसरा होता है प्रोडक्टिविटी, उत्पादन और उत्पादकता। उत्पादन एब्सोल्यूट टर्म में होता है, मान लो कि 1 बीघा जमीन में 20 क्विंटल हुआ, 10 क्विंटल हुआ, जो भी चीज है। जब हम पर हेक्टेयर यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन को मापते हैं तो उसी को बोलते हैं उत्पादकता। मान लो कि तुम लोग 2 लोग हो, तुम्हारे 1 एकड़ में 20 क्विंटल गेहूं हुआ और 1 एकड़ में कितना होता है इसका? 30 क्विंटल होता है। तो किसके जमीन की उत्पादकता बहुत ज्यादा है? इसकी है, क्योंकि इसके 1 हेक्टेयर में कितना हुआ है? 30 क्विंटल हुआ है। ये कब होगा? जब हम परंपरागत तरीके से करेंगे कि जब हम आधुनिक तरीके से करेंगे? आधुनिक तरीके से। तो बिहार के आज भी क्या है, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पे एग्रीकल्चर होता है, जो थोड़ा सा प्रगतिशील किसान है अब बीज ले रहा है मार्केट से, अदरवाइज क्या है वह उसी को बीज के रूप में थोड़ा सा रखते हैं। और जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें है कि अधिक से अधिक यदि आपका उत्पादकता होगा तब तो आप मार्केट में ज्यादा बेचने के लिए सक्षम हो पाएंगे। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? जो सेकंड पॉइंट है, उन्नत बीज की कमी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी क्या है कि हाई यील्ड, बताए थे कल ना, HY भी बोलते हैं उसको, कहीं पर भी आएगा HY, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। तो उन्नत बीज की कमी के कारण क्या है कि आज भी बिहार में जो कृषि की उत्पादकता है वह काफी क्या है? निम्न है। एक तो आप देखेंगे कि भारत का ओवरऑल, जैसे मान लीजिए कि हम एक तो इंडिया का देखते हैं और फिर अब बिहार का देखेंगे, तो बिहार का जो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी है वह इंडिया की तुलना में काफी कम है। और जब इंडिया की तुलना करते हैं चाइना से, जब हम करते हैं आपको मिस्र से, तब पता चलता है कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी काफी कम है। ठीक है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे पास उन्नतशील बीज यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की काफी कमी है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो तो जरा। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को कहां से मिलेंगे? लाएंगे।
एक तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जब रिसर्च होगा तभी तो अच्छे बीज निकले आएंगे, ठीक है। और भारत में रिसर्च जान ही रहे कितना अच्छा है, सब लोग तो बीपीएससी यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, रिसर्च कौन करेगा? आईआईटी आईएम से पढ़ करके चले आए यूपीएससी में। तो एक तो आर&डी की भारी कमी है, और दूसरा क्या है कि जो वितरण व्यवस्था है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो सही नहीं है, एक रुकता नहीं है पूरे देश भर। कुछ राज्यों को अच्छी व्यवस्था हो जाती है, कुछ राज्यों में खराब है। जैसे बिहार में तुम्हारा सब चीज क्या है, भाग्य भरोसे ही है, सरकार है, आगे देखेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारक। अब आप कई इधर देखे होंगे कि आपके यहाँ जो केमिकल फर्टिलाइजर सभी किसानों को गेहूं के लिए क्या चाहिए, खाद चाहिए, और डीएपी वगैरह पर चल रहा है, और मैक्सिमम जो है खाद जो है क्या हो जा रहा है, नेपाल में चला जा रहा है, उसको ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, रोज किसान लाठी खा रहे हैं, और उस दुकानों पर क्या है, लंबी लंबी कतारें लग रही है, इसके बावजूद खाद रोज मिलता नहीं है कहीं से। और ये ऐसी बीज के मामले में तो ऐसा है कि कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि अच्छा ये कर देंगे तो ये होगा, सब चीज थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। ये पंजाब ने ही तो किया है, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है कि सब जगह बिल्कुल चैनल बना हुआ है कहां से क्या क्या मिलेंगे। चाहे आप विकसित देशों का उदाहरण ले लीजिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, चाहे अमेरिका चले जाइए, लेकिन भारत में और खासकर बिहार में तो एक तो सिंचाई सुविधाओं की कमी, और दूसरा आपका उन्नत बीज की कमी। और आप सब महसूस करते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे बीज मिलता है। इसके बाद बीच में क्या होगा कि नकली बीज मिलना शुरू हो जाएगा, पता चला कि भिंडी बोए, भिंडी उगा ही नहीं, कुछ और उग गया बड़े पैमाने पर, है होता है ऐसा। नेक्स्ट, कृषि साख की अपर्याप्त, लिख लो आगे लिखवाते हैं। रासायनिक उर्वरकों की कमी, लैक ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। रोज अखबार पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा कि रोज किसान हंगामा कर रहे हैं। पहले लैक ऑफ लिखिए, लैक ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरकों की कमी। आखिर उत्पादकता बढ़ेगा कैसे, जब किसानों को समय से होगी। अब ये नहीं कि क्या बरसात जब कृषि तूफान है, जब सारा एग्रीकल्चर समाप्त हो गया, अब गेहूं की बाल निकल गई, पता चला गया अब खाद मिलना शुरू हो गया है, तो कोई मतलब ही नहीं है। जब जरूरत हो उस समय मिलना चाहिए। और लगातार क्या हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर की ऐसी व्यवस्था हो गई कि तस्करी होता रहता है, देखते हैं नेपाल में, और किसानों को नहीं मिल पाता है। फिर किसान क्या करते हैं, मजबूरी बस छोड़ देते हैं फसल। अब बताओ गेहूं का फसल कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, कृषि साख की अपर्याप्त व्यवस्था, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। कृषि साख की अपर्याप्त व्यवस्था, कृषि साख की अपर्याप्त व्यवस्था, यहीं पर ऐसे बना लेना जानने के लिए। कृषि साख दो प्रकार से मिलता है, एक कैसे मिलेगा, संस्थागत और दूसरा गैर संस्थागत। एग्रीकल्चर क्रेडिट दो प्रकार से, एक इंस्टीट्यूशनल और दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल। संस्थागत बैंक से, सरकार से, साहूकार, महाजन। यानी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वह दो प्रकार से, संस्थागत और गैर संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब संस्थागत में कौन आ जाएगा, बैंक। जैसे केसीसी के माध्यम से मिलता है ना किसान क्रेडिट कार्ड, ये किस में आ जाएगा, संस्थागत में। दोनों में से सस्ता कौन पड़ेगा, ये वाला संस्थागत। यानी हमेशा क्या है कि यदि किसान संस्थागत संस्थाओं से ऋण लेता है तो उसे सस्ती दरों पर क्या मिलता है, लोन मिल जाता है, कर्ज मिल जाता है एग्रीकल्चर के लिए।
संस्थागत, गैर संस्थागत। साहूकार महाजन के पास जाएंगे तो जान ही रहे उसका रेट क्या होता है, 30% 40% हो जाता है। अगर 2% भी कर दिया तो 12 दूनी 24% हो जाएगा उसका। और यहाँ तो आपको अगर केसीसी ले रहे हैं या एग्रीकल्चर के ले रहे हैं तो 4% 5% होगी, समय से भुगतान कर रहे हैं तो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन बिहार में क्या है कि संस्थागत जो आपका कृषि साख जो है, अब किसकी, ये संस्थागत वाला, इसकी भारी कमी है। यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर कोई किसी के पिताजी किसान है तो उनसे पूछिएगा कि बैंक से आपको एग्रीकल्चर लोन आसानी से मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाएगा। अब मिलेगा नहीं, केसीसी भी आपको जब तक जो है वो पैसा वैसा नहीं देंगे तब तक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, अब यहाँ पर क्या है कि बिहार किसानों को संस्थागत ऋण मिलना चाहिए था। तो हमने जो क्या लिखा, पॉइंट क्या लिखा कि बिहार में कृषि साख के अभाव है और उसमें भी संस्थागत कृषि साख, यानी किसानों को बैंक से, सहकारी कोऑपरेटिव से लोन नहीं मिल पाता है, बल्कि उन्हें कहाँ जाना पड़ता है, साहूकार के पास जाना पड़ेगा, महाजन के पास जाना पड़ेगा, प्राइवेट लेंडर्स इसी बोलते हैं, जो व्यक्ति निजी के द्वारा लेते हैं, तो प्राइवेट लेंडर्स लेना पड़ता है। अब वैसी स्थिति में एग्रीकल्चर का कॉस्ट बढ़ेगा कि घटेगा? अगर यहां से मिल जाता तो उन्हें एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने में, एग्रीकल्चर में मान लो केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, इरिगेशन चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, उसको देने में क्या हो जाएगा, सस्ता होता। लेकिन यहां से यदि वह लेता है तो हमेशा ये ऋण क्या होता है, गैर संस्थागत हमेशा ऋण महंगा होता है। ठीक है, लेकिन बिहार में इसकी भारी कमी है। यहां पर खास करके छोटे किसानों को जल्दी बैंक लोन देते ही नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि उत्पादन की पुरानी तकनीक। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, ओल्ड टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन की पुरानी तकनीक। अब ये भी क्या है कि पुराने, आप आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, आज भी आपको बिहार में बैल से खेती होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और बहुत कम हो गया है। और इसके बाद क्या है कि आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिहार में लैंड होल्डिंग साइज काफी कम हो गया है, 0.09 हेक्टेयर। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर मशीनों का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो बिहार सरकार क्या करती है कि आपको देखिएगा कृषि में यंत्रीकरण का बढ़ावा दे रही है, उसमें छोटे छोटे मशीन देती है, क्योंकि यहाँ पे सरकार को मालूम है कि हमारे पास लैंड होल्डिंग साइज कम है, अब यहाँ बड़े हार्वेस्टर तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे, यहाँ देखिएगा छोटा छोटा ट्रैक्टर भी मिल जाएगा आपको बिहार में, या वो हाथ से चलाने वाला मशीन मिल जाएगा कुछ। तो यहाँ पर क्या है कि पुरानी तकनीक है, लेकिन आप पंजाब हरियाणा में देखिएगा बहुत बड़े पैमाने पर क्या है, रोपण वगैरह क्या है, मशीन से होता रहता है। लेकिन आज भी बिहार में रोपण कैसे होता है, हाथ से होता है। यदि आप बिहार की तुलना इंडिया से करें, इंडिया की तुलना यदि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से करें तो काफी डिफरेंस नजर आएगा। अमेरिका वगैरह में क्या बिल्कुल मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर का, लेकिन यदि आप इंडिया में देखेंगे तो अभी बहुत कम है, और यह हुआ भी है तो कुछ ही राज्यों में हुआ। और बिहार में आज भी ट्रेडिशनल पैटर्न से क्या करते हैं, खेती करते रहते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा कौन सा कारण हो गया, सब संरचनात्मक कारण हो गया। अब नेक्स्ट लिख लो, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण दो है। एक तो किसानों की दयनीय स्थिति, पिटिएबल सिचुएशन, दयनीय स्थिति, धन की कमी, लैक ऑफ मनी या लैक ऑफ रिसोर्सेस, धन की कमी या संसाधनों की कमी, संसाधनों की कमी। तो आर्थिक कारण में आप देखेंगे कि एक तो किसानों की दयनीय स्थिति है,
और धन की कमी दोनों के पास, स्टेट बिहार के पास भी, जो तुम्हारा फार्मर्स उनके पास भी। तो आर्थिक कारण है। अब यहां पर देखो, पहले समझ लो क्या है। तो बिहार एक अमीर राज्य, गरीब राज्य है। तो जब बिहार एक, अब मान लो कि तुम इंटरव्यू में गए और तुमसे पूछा कि बिहार एक गरीब राज्य है, तो क्या कहोगे? क्या बोलोगे? तो बताना है कि हाँ सर, बिहार एक गरीब राज्य है, क्योंकि बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में काफी कम। ठीक है, कोई भी चीज अगर उत्तर देना है तो डेटा के साथ प्रूफ कर देना है। ध्यान रखना कि मेंस में कोई भी चीज लिख रहे हैं तो जो बात हम कह रहे हैं उसको क्या करना है, कुछ तथ्यों, इसलिए मेंस में भी कुछ आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। आंकड़ों की जरूरत क्यों? अपने आंसर को प्रूफ करने के लिए। मान लो कि तुम यहां से रक्सौल गए, तो अब कौन मानेगा रक्सौल गए कि नहीं गए, लेकिन तुम अगर टिकट दिखा रहे हो कि मेरा टिकट है रक्सौल जाने का, तो ये सत्यापित हो जाएगा कि हाँ तुम रक्सौल गए। तो मेंस में लिखते समय जो बातें लिखते हैं तो बीच बीच में आंकड़ों की जरूरत होती है, और आंकड़े क्या करते हैं, उसका पुष्टिकरण करते हैं कि हाँ जो बातें कही गई। अब जैसे बिहार एक गरीब राज्य है, तो बिहार एक गरीब राज्य है तो उसको प्रूफ करने के लिए बताना पड़ेगा, और प्रूफ करने के लिए दो मेजर फैक्टर है। एक तो क्या है कि बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, नंबर 1। या दूसरा यदि देखा जाए तो एक वर्तमान समय में क्या हो गया कि बिहार में के लोगों की प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग काफी कम है। वर्तमान समय में बिजली के उपभोग से भी गरीबी और अमीरी का पता चल रहा है। कारण क्या है कि आप बिजली का उपभोग कब करोगे, जरा सोच के देखो। जब आपके पास संसाधन होंगे, जब आपके घरों में टीवी होंगे, फ्रिज होंगे, एसी होंगे, तभी तो आप बिजली का उपभोग करोगे। अब एवरेज देखोगे तो तुम्हारा 5,500 मेगावाट पूरे बिहार का बिजली की खपत है, यानी 5500-5200 के पास पहुंच गया है, लगभग 5500 मान के चलो कि 5500 मेगावाट पूरे बिहार में बिजली की खपत है। बिहार की आबादी कितनी? लगभग 12 से 13 करोड़। ठीक है, दिल्ली की आबादी कितना? 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ के आसपास। ठीक है, कितना कम है कि नहीं कम? लेकिन बिहार की तुलना में तो काफी कम है, और उसकी बिजली खपत है लगभग 6000 मेगावाट। तो कौन अमीर होगा, बिहार के लोग या दिल्ली के लोग? तो वर्तमान समय में बिजली की प्रति व्यक्ति बिजली की खपत के आधार पर भी पहचाने जाते हैं कि यहाँ के लोग गरीब होंगे कि अमीर होंगे। सीधा सा मतलब है कि अगर उसके पास पैसा होगा तो घरों में क्या करेगा, विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाएगा, एसी है लगाएगा, फ्रिज लगाएगा, टीवी लगाएगा, तो बिजली खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बहुत ज्यादा है, कोई एसी लगा सकता है नहीं, गिने चुने लोग लगा रहे हैं जो बाहर से कमा कर पैसा लाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कोई भी चीज बताने के जब बता रहे हैं तो प्रूफ भी करना है, चाहे वो मेंस हो चाहे इंटरव्यू। तो बिहार एक गरीब राज्य है, तो हाँ बिहार एक गरीब राज्य है, प्रति व्यक्ति या इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम यहाँ पे कम है। तो अब आर्थिक कारण में अब यहाँ पे किसानों की स्थिति, आप सामान्यतः जितने लोग बैठे हुए क्लास में, ऑफलाइन में या ऑनलाइन, सबको यह मालूम है कि बिहार एक गरीब राज्य है, और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में तो गरीबी और भी ज्यादा है। तो जब पिटिएबल सिचुएशन होगा, जब दयनीय स्थिति किसानों का होगा, तो वह एग्रीकल्चर में ज्यादा निवेश करेगा, कम निवेश करेगा? निवेश कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास खाने पीने जीने के लिए केवल संसाधन है, तो वह बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में निवेश नहीं कर पाएगा। जब आपको कहते हैं ना कि आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इसके बाद फ्लावर हॉर्टिकल्चर का, अरे कहां से करेगा, हॉर्टिकल्चर कहां से करेगा, फ्लोरिकल्चर कहां से करेगा, ड्रिप इरिगेशन कहां से लगाएगा, स्प्रिंकलर कहां से लगाएगा? जब उसके पास पैसे हो। और जब किसानों के पास पैसे ही नहीं है तो वह बहुत ज्यादा निवेश करने की स्थिति में नहीं है, और जब निवेश नहीं करेगा तो एग्रीकल्चर वही का वही रह जाएगा। बात सही है। और सेकेंड, धन की कमी यानी संसाधनों की कमी, लैक ऑफ मनी या लैक ऑफ रिसोर्सेस। अब बिहार भी एक गरीब राज्य है और बिहार के लोग भी गरीब हैं, तो स्वाभाविक है कि सरकार के पास भी संसाधनों की क्या है, कमी है।
और जब सरकार के पास संसाधनों की कमी होगी तो स्वाभाविक है कि सरकार एग्रीकल्चर क्षेत्र में उतना निवेश नहीं